हल्ला बोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चौथे चरण के चुनाव में बंगाल में जब 44 सीटों पर वोटिंग हो रही है तो इन सब के बीच वो चरित्र जो बंगाल की चुनावी राजनीति का सामने आया है, एक बार फिर से हर किसी को दुखी करने वाला, क्योंकि हिंसा की खबरें और हिंसा की खबरों पर सियासी वार जो एक दूसरे पर हो रहे हैं, कैसे कई लोगों की मौत के बाद केंद्रीय बल वर्सेस बंगाल पुलिस, पूरा मामला ये बनता चला जा रहा है और सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से मामले को बुना रही, जिसमें ममता बनर्जी कहती हैं कि हमें शुरू से डर था, देखिए केंद्रीय बलों ने वोटरों को मार दिया। इधर प्रधानमंत्री का कहना है कि केंद्रीय बलों के पीछे पड़ी हुई ममता बनर्जी, उनको वो उल्टा सीधा कहती हैं। ये सियासी जंग एक तरफ, लेकिन इन सबसे बड़ी वो खबर जो आज सुबह में जिसके साथ एक तरह से पूरा मामला गर्म हो गया था, क्योंकि सबसे करीबी रणनीतिकार के तौर पर ममता बनर्जी के प्रशांत किशोर उभरे और प्रशांत किशोर का एक ऑडियो लीक हुआ जिसमें वो कथित तौर पर, जो दावा है बीजेपी का वो यही है कि इसमें वो ये कह रहे हैं कि मथुआ समुदाय, दलित वोटर्स सब के सब बीजेपी के साथ जा रहे हैं और एक तरह से हार को स्वीकार रहे हैं वो आने वाले विधानसभा चुनाव में मोदी और मोदी की लोकप्रियता पर, यह कहते हुए कि मोदी की लोकप्रियता को कोई बंगाल में नकार नहीं सकता है। साथ ही ममता बनर्जी के बारे में कहते हुए कि उनके खिलाफ वोटरों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। तो इससे पहले भी कि हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़े और उनके साथ हम चर्चा की शुरुआत करें, जिसमें आज कई पत्रकार भी शामिल होंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर पत्रकारों से ही बातचीत कर रहे थे। बीजेपी की तरफ से सौरभ सिकसर और हमारे साथ सुवर्ण मोइत्रा जुड़ रहे हैं टीएमसी की तरफ से। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। एक बच्चा भी बता सकता है कि दीदी टीएमसी चुनाव हार रही, टीएमसी साफ सबके बंगाल फतह के अपने दावे, हर कोई यहां जीत की हुंकार भर रहा है। रैलियों का रेला लगा हुआ है। बंगाल की सड़कें चुनावी रैलियों से पटी पड़ी। सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी आता है। सियासत की जंग के बीच एक ऑडियो विस्फोट होता है। अभी सिर्फ आधे चरण का चुनाव खत्म हुआ है, लेकिन टीएमसी के थिंक टैंक प्रशांत किशोर मान लेते हैं कि बीजेपी इस बार बंगाल में सरकार बना रही है। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही। जिस राजनीति के चाणक्य प्रशांत किशोर पर ममता के किले को बचाने की जिम्मेदारी है, वो मानते हैं कि बंगाल में मोदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। वो मानते हैं कि बंगाल में पोलराइजेशन दीदी से उनका दुर्ग छीनने वाला है। वो मानते हैं कि बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी टीएमसी को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली है। प्रशांत इसकी वजह भी बताते हैं। Which way is the Mathua community going, Prashant? Mathua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha. लेकिन मुझे लगता है अभी भी Mathua will 75 BJP 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है, तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है। हम लोग के भी सर्वे में उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा भी ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं, उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। ये ऑडियो टेप एक कार्यक्रम का है जब बीके क्लब हाउस ऐप पर कुछ पत्रकारों के साथ चर्चा कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बीजेपी की सरकार बनने की बात कबूली। हालांकि ऑडियो टेप आने के बाद प्रशांत किशोर ने यू टर्न लिया और पूरा ऑडियो टेप रिलीज करने की बात कही। मुझे इस बात की खुशी है कि भाजपा के लोग अपने नेताओं के बयान से ज्यादा मेरी क्लब हाउस चैट को गंभीरता से ले रहे हैं। मेरी उनसे अपील है कि चैट के कुछ हिस्से को छोड़कर पूरी बातचीत को जारी करें। जो हिस्सा जारी किया गया है उसमें इस सवाल का जवाब दिया जा रहा था कि कैसे भाजपा को 40% वोट मिल रहे हैं और कैसे ये सोच बन रही है कि भाजपा जीत रही है। बीजेपी बंगाल चुनाव में 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। प्रशांत किशोर के इस ऑडियो ने बंगाल की सियासत को गर्म कर दिया।
बीजेपी अब पीके के बयान पर जीत का दावा कर रही है। ममता बनर्जी के रणनीतिकार का ये बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है। वो इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में टीएमसी को ये रणनीतिकार ही चला रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल भी हुए। अब प्रशांत किशोर के इस दावे के बाद टीएमसी जवाब से बचती नजर आ रही है। Sir, we have seen audio chat of Mr. Prashant Kishore also, sir. Sir, do you have any comment on that, sir? He is saying Mr. Modi is very popular, sir. Sir, do you have any comment on that, sir? ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने आज तक पर दावा किया था कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें ले आती है तो वो काम छोड़ देंगे। अगर बीजेपी की आ गई 100 से ज्यादा तो आप क्या करोगे? छोड़ दूंगा काम। क्या छोड़ो? बंगाल में फिर से नहीं नहीं, बाद में कोई कभी नहीं, मैं करूंगा ही नहीं, ये काम ही नहीं करूंगा। मतलब I will cease to exist as a political aid what I have been doing in last 4-5 years. आईपैक बंद कर दोगे? बिल्कुल बंद कर दूंगा मैं। I will not exist. मतलब आईपैक चलता रहेगा, आप नहीं? आईपैक इज नॉट ओन्ड बाय मी एज यू नो। तो आईपैक चलता रहेगा कि नहीं वो भी मैं नहीं कह सकता हूं। मैं प्रशांत, यू विल नेवर मीट मी एज एडिंग एनीवन इन दिस रोल। क्या करोगे अगर बीजेपी की आगे? क्या करूंगा? पहली बात तो वो होगा नहीं, और अगर हो गया तो फिर आई जेन्युइनली थिंक देन आई डोंट डिजर्व टू बी इन दिस सिस्टम। बंगाल में मचे सियासी घमासान के बीच पीके का ये ऑडियो टेप टीएमसी के लिए बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। आधे चरण का मतदान अभी बाकी है। यही वजह है कि बीजेपी अब पीके के हवाले से भी अपनी जीत के दावे को और पुख्ता करने की कोशिश कर रही है, जिसका सीधा असर बंगाल की सियासी लहर पर पड़ सकता है। आइए, बुलेटिन की शुरुआत हमने कर दी है रिपोर्ट दिखाकर आपको। अब जरा चर्चा तो करें कि आखिर ये क्या हो गया। आज सुबह सुबह जो ये एक तरह से ऑडियो टेप का बम फटा है पॉलिटिक्स में बंगाल के, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सौरभ सिकदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाल रहे, सुपर्ण मोहित्रा टीएमसी की तरफ से खास मेहमान, शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, संजय कुमार जी सेफोलॉजिस्ट हमारे साथ सीएसडीएस के जुड़े हुए, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और सीधे बंगाल से कोलकाता से जयंतो घोषाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस पूरी खबर पर जुड़ेंगे। सबसे पहले आपके पास आते हुए सौरभ सिकदर जी, प्रशांत किशोर का जवाब आया, कह रहे हैं अगर हिम्मत है तो पूरा ऑडियो लीक कीजिए ना, और वो ये भी कह रहे हैं कि 100 सीट से ऊपर आप नहीं बढ़ पाएंगे। क्या हुआ जो आप लोगों ने इतना बवाल खड़ा कर दिया? देखिए, हमने तो खाली एक टेप जो है वो जो सामने आया था वो बाहर लाए हैं, और टाइम आएगा तो पूरा टेप भी बाहर आ जाएगा। दूसरी बात है, देखिए कि हमने शुरू से ही बोला है कि 2 तारीख को हमारे तरफ से प्रशांत किशोर जी को पटना जाने का टिकट गिफ्ट कर दिया जाएगा शाम को। वो जैसे बोल रहे हैं कि अभी भी 100 के नीचे बीजेपी रहेगा, हम भी बोल रहे हैं कि 2 तारीख को हम जब बहुमत हमारा आ जाएगा तो हमारे तरफ। समझ नहीं आया क्या टिकट? प्रशांत किशोर जी ने बोला था कि अगर हम बीजेपी को 100 से ज्यादा सीट मिल जाएगा तो हम जो है ये बोला था नहीं, आज भी लिख दिया है, अब तो लिख दिया है। आज लिख दिया है तो हम भी बोल रहे हैं, वो पहले चैलेंज किया था ना कि हम ये काम छोड़ देंगे, तो छोड़ देंगे तो हमारे तरफ से टिकट उसको गिफ्ट कर दिया जाएगा वापस जाने का बंगाल से। ये आज आपके चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं। ये देखिए, ये सब वैसे ही बहाना है। नीचे का तृणमूल का जो कार्यकर्ता है उसका पूरा हौसला टूट गया है, और वो भी आज इसका जो तृणमूल का जो परिवारवाद का पार्टी चल रहा है उससे छुटकारा चाह रहे हैं। और इसीलिए आज क्या है कि कहीं पे भी वोटर को जब वोट नहीं दिया जा रहा है तो बहुत सारे जगह में उसके लोग भी उसका प्रतिवाद कर रहे हैं कि वोटर को क्यों नहीं वोट दिया जाएगा। आज इसीलिए घबराहट के लिए ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस ने जो हार की आहट है उसको सुन लिया है, और इसीलिए अब ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज देखिए, जवाब देंगे। प्राण चला गया, चार जाने चला गया, कब बंद होगा ये खेला? सुपर्ण मोहित्रा जी जवाब दीजिए। एक तो वो कह रहे हैं, जो उन्होंने बात कही है पूरी की तैयारी है, हताश हो गए हैं आप लोग, कह रहे हैं हथकंडा है कूच बिहार की हिंसा। लेकिन जरा ये समझाइए ना सर कि आपके स्ट्रैटेजिस्ट थे, और वो तो कह रहे हैं कि चाहे वो दलित वोटर हो पूरे राज्य का, चाहे वो मतुआ वोटर हो, वो सब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और कह रहे हैं ममता के खिलाफ बड़ा गुस्सा है।
अंजना जी, पहले आपको और तमाम जितने इस अनुष्ठान में हिस्सा ले रहे हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं, और जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी आपके जरिए करता हूं। इस बातचीत शुरू करने के पहले जो सबसे बड़ा दुखद घटना आज हुई है कि 5 लोगों का मौत हो चुका है और उनपे वॉर किया गया है, और वो जो केंद्रीय बल है उन्होंने गोली चलाया है और 5 का मौत हुआ है। ये बहुत ही दुखद घटना आज हमको देखने को मिला में, और जितने भी परिवार जो ये लोग हैं उनके लिए हम प्रकट करते हैं। तो ये मैं पहला चीज कहना चाहता हूँ, और ये चीज बंद होना चाहिए। दूसरी बात है कि सौरभ भाई साहब जो कह रहे थे, देखिए वो अपना काम कर रहे हैं, और क्योंकि उनका काम है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका वो हौसला अफजाई करे, उनको प्रोत्साहित करे, ये उनका काम है, और वो बाखूबी कर रहे हैं जिनके उसके इसलिए उनके खिलाफ मुझे इस बारे में कुछ कहना नहीं है। ठीक है। दूसरी बात है प्रशांत किशोर जी का जहां तक सवाल थे, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि कभी मीटिंग होता है, हर पार्टी का अपना मीटिंग होता है। आप भी एक संस्था में काम करते हैं अंजना जी, इतना ऊंचे पद में आप काम करते हैं, आपका भी तो मीटिंग होता होगा कि ठीक है कैसे करके हम आगे बढ़े, आज तक को आगे देखे जाए, वो भी आपको मीटिंग होता होगा। मीटिंग तो अलग बात है सर। सौरभ जी एक सेकंड सुनिए। मोहित्रा जी जब हम मीटिंग करते हैं पर गलती से इस मीटिंग में दूसरे चैनल के आगे बढ़ने की बात थोड़ी बोल देंगे सर। हमें पता है ना अपनी धमक का, अपने नंबर्स का। देखिए तो ये थोड़ी कह देंगे कि नहीं वहां तो दर्शक दूसरा चैनल देख रहे हैं। जो हमारे चैनल पर अटके हुए हैं करोड़ दर्शक, हम तो वही बोलेंगे। नहीं अंजना जी, वही कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जी का जो बातचीत है वो हम लोग तो बार बार ये मांग कर रहे हैं अंजना जी कि वो पूरा जो बातचीत है आया है। दुर्भाग्यवश बीजेपी का जो तरीका हमेशा होता है। ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन लूंगी। एक बार उनका ऑडियो सही कीजिए सर, आपका ऑडियो बार बार कट रहा है, एक बार ऑडियो सही कीजिए। मैं लौट रही हूँ जल्दी से, सबसे मुझे भी रिएक्शन ले रहा है। लेकिन सौरभ सिकदर जी आगे बढ़ने से पहले, केंद्रीय बलों पर गंभीर आरोप ममता बनर्जी से लेकर आपने सुपर्णो मोइत्रो को सुना। केंद्रीय बल की फायरिंग में उनकी जान गई है, वोटरों को मार डाला, ये ममता ने कहा है। इस पर क्या जवाब है? अंजना जी, आप ही लोगों ने या सारे तमाम चैनलों ने दिखाए थे कुछ दिन पहले ममता बनर्जी जी कैसे प्रोवोक किया था ये हिंसा के लिए। आज इस हिंसा का ये जितने जाने गए, वो जान किसी का भी हो, किसी भी समर्थक हो, इसका जिम्मेदारी आज ममता बनर्जी जी को लेना पड़ेगा। उसी का भड़काऊ भाषण से आज जो केंद्रीय वाहिनी के साथ ये मुठभेड़ हुआ है, और इसके लिए ममता बनर्जी जी को जवाब देना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर तो चुनाव आयोग के हाथ में है, फिर ममता बनर्जी बोलेंगी हम क्या करें, केंद्रीय बल वहां पर मौजूद है, पुलिस मौजूद है, उनको संभालना था। जब 8 चरणों में ये चुनाव हो रहा था मिस्टर सौरभ सिकदर, एक सेकंड प्रभु, एक सेकंड तैनात करते हैं, जवाब दीजिएगा, लेकिन पूरा सवाल तो है। वो लोकल पुलिस ऑफिसर होता है, एसपी होता है, थाने का ओसी होता है, मौका वारदात पे वो भी वहां पे मौजूद थे। तो क्यों ऐसा घटना हो गया, लोग क्यों इतना वायलेंट हो गए कि केंद्रीय बल के ऊपर अटैक करना पड़ा और केंद्रीय बल को गोली चलाना पड़ा? क्या इसके लिए ममता बनर्जी जी अपना जिम्मेदारी को ठुकरा सकते हैं? 2 दिन पहले उसने सीधा बोला था कि सीआरपीएफ जो है बीजेपी के लिए काम कर रहा है। सीआरपीएफ निर्वाचन कमीशन के अंडर में है, और चुनाव के टाइम पे सीआरपीएफ इवन होम मिनिस्ट्री के अंडर भी नहीं रहते। जी, कौन नेता क्या कह रहा है इसका रिकॉर्ड निकालिएगा ना, तब तो हर भाषण आपको भड़काऊ लगेगा, क्योंकि अब तो सारी सीमाएं पार करके मामला आगे निकल चुका है। मैं तो आपसे बहुत गंभीर बात कर रही हूं। 8 फेजेस में चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी ने बहुत ही इस पर खुशी का इजहार किया था कि शांतिपूर्वक होगा, लेकिन आज जब चुनाव आयोग के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ होता है तो ये सवाल पूछा जाएगा ना। देखिए एक अफसर आया था बिहार से, उसकी पीट कर हत्या कर दी, किसको पकड़े इसके लिए? लॉ एंड ऑर्डर जब इतने 1.5 महीने तक चुनाव चलेगा, परिस्थितियां कौन संभालेगा? आज किसके सिर पर जाकर डाले मामले की 4 लोगों की मौत हो गई है? भैया कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप बोलते रहिएगा ममता बनर्जी, लेकिन चुनाव आयोग देख रहा है ना सर काम। ओवरऑल तो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर, लोकल लॉ एंड ऑर्डर को जो घटना के आपने अभी जिक्र किया, बहुत ही दुखदायक घटना है।
ये तो इसके साथ तो चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। लोकल लॉ एंड ऑर्डर तो लोकल पुलिस के हाथ में है। और क्योंकि देखिए इसके लिए हम जिम्मेदार इसलिए बिहार पुलिस अफसर की मौत पे बोल रहे हैं। शशि शेखर जी काउंटर पॉइंट पूछ रहे हैं। रुकिए, आ रही हूँ शशि जी। और अगर मोहित जी का आवाज ठीक हुआ है मुझे बताइएगा। मेरा सिर्फ सिकदर साहब आपसे एक सवाल ये है कि आप बार बार कह रहे हैं कि लोकल लॉ एंड ऑर्डर लोकल पुलिस के हाथ में। लोकल पुलिस इस समय किसको रिपोर्ट कर रही है? क्या निर्वाचित सरकार को या निर्वाचन आयोग को? ये जवाब दे दीजिए बस। पुलिस, लोकल पुलिस इलेक्शन रिलेटेड इशू में जरूर निर्वाचन कमीशन को रिपोर्ट कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर थाने में मान लीजिए एक चोरी हो गया या जो बिहार का इंस्पेक्टर को पीट के मार दिया गया, इसके साथ क्या इलेक्शन कमीशन का लेना देना है? ये आप मेरे को बताइए। ना 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 आप इसका आपका मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है अभी भी? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट तो अभी केयर टेकर है क्योंकि, लेकिन लॉ एंड इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? लोकल लॉ एंड ऑर्डर भी देखना उसके काम जी है। जनाब, जिस समय जो कानून कहता है, मुझे जहां तक उसकी जानकारी है, जिस समय चुनाव हो रहा होता है निर्वाचन आयोग के हाथ में सारी शक्तियां निहित होती हैं। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट कोई फैसला नहीं कर सकती, कोई घोषणा नहीं कर सकती, लोकल अधिकारी कोई निविदा सूचना नहीं पास कर सकते। डाका पड़ गया, कहीं पे एक मर्डर हो गया, तो क्या चुनाव आयोग में उसका शिकायत करवाया जाएगा? अरे आयोग में शिकायत नहीं होगी। सौरभ सिकदर जी, पुलिस किसको रिपोर्ट कर रही है? ये जवाब दीजिए ना। थोड़ी तो समझ का इस्तेमाल कीजिए। देखिए जाहिर तौर पर चुनाव आयोग को उसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन लोकल पुलिस अभी चुनाव आयोग को ही एक तरह से अगर आप देखें तो जो केयर टेकर होता है वो चुनाव आयोग ही होता है। थोड़ी ना ममता बनर्जी के उसे हम लोग सवाल पूछ सकते हैं कि क्यों ये हत्या हुई है। सवाल तो अभी ये है ना कि इतने लंबे दौर में चुनाव हुआ, हिंसा नहीं थम रही है, एक के बाद एक ये बवाल हो रहा है। जल्दी जल्दी इस पर सबकी प्रतिक्रिया, फिर शायद उनकी आवाज ठीक होगी। मैं सौरभ जी को ये बताना चाह रहा हूँ। सौरभ जी, चुनाव के समय अगर दादा एक सेकंड, चुनाव के समय मुख्यमंत्री अधिकारी से मुलाकात भी नहीं कर सकते डीजीपी से, ये स्थिति होती है चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से। और एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, हमारे एक मित्र को टेलीफोन लगवाना था, लोकसभा चुनाव हो रहे थे, टीएन सेशन से उनको परमिशन लेनी पड़ी जाकर के। उसमें टीएन सेशन चुनाव आयुक्त थे, दिल्ली की बात मैं बता रहा हूं, टेलीफोन लगवाने के लिए, उसके लिए भी संचार मंत्री का अधिकार नहीं था। तो चुनाव आयोग चुनाव के समय पूरी तरह से कार्यकारी शक्तियां चुनाव आयोग के पास होती हैं। ठीक है, चलिए हिंसा पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन वापस जयंत घोषाल जी आते हुए, टीएमसी को नुकसान होगा क्या? क्योंकि देखिए आगे के हिस्से में क्या प्रशांत किशोर कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं वो रिकॉर्डिंग किसी के पास है नहीं है, लेकिन देखिए ना एक बार सुनिए, ये जो है पोलराइजेशन, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। एक बार सुनिए ना, उसके बाद से जल्दी से दादा मैं आपके पास आ रही हूं। कोई मुद्दा ये सब मैटर नहीं करता है। मोदी यहां पर पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहां पर 27। जल्दी से सुना दीजिए, पहले एक बार सुनिए इसको। होने के नाम, अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है, और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। Which way is the Matua community going, Prashant? Matua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ विल 75 बीजेपी 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है, तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है। हम लोग के भी सर्वे में उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा भी ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं तो उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। आगे का हिस्सा तो जब आएगा तब आएगा जयंतोदा, लेकिन ये तो जो कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं मोदी की लोकप्रियता से लेकर मथुआ समुदाय, दलित समुदाय सब बीजेपी की तरफ है एक तरफ, और ममता के खिलाफ गुस्सा भी कह रहे हैं, एंटी इनकम्बेंस। देखिए अंजना जी, पीके जो बोले हैं वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट जैसे मैं अगर कहते तो ये तो मैं भी उनके साथ सहमत हूँ। जो चीज बोले हैं ना,
100% मैं एग्री करता हूं, लेकिन ये जो इंटरनल स्ट्रेटेजी मीटिंग में जो बोल रहे हैं वो अलग बात होता है, लेकिन जयंतोदा पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जयंतोदा और वो आप ये ऑडियो टेप जो रिलीज हो गया है, एक फर्क है बुनियादी जो मैं मानती हूँ, आप एक जर्नलिस्ट है और वो चीफ स्ट्रैटेजिस्ट है, ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे हैं, वो अगर ये कह रहे हैं तो मैं वही कहने जा रहा हूं कि एक नहीं मैं वही कह रहा हूं कि चीफ स्ट्रैटेजिस्ट मान लीजिए अमित मालविया बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी आज बहुत पॉपुलर है, अमित मालविया बोल रहे हैं कि मथुआ वोट जो है वो बीजेपी को नहीं मिलेगा, वो टीएमसी में ही जा रहे हैं। अमित मालविया अगर कहते इसको रिवर्स कर दीजिए, तो उसमें आज चुनाव के दिन ये ऑडियो टेप रिलीज होने से नेगेटिव इंपैक्ट किसका होता? बीजेपी का होता अगर अमित मालविया ये कहते तो अगर पीके बोलते हैं और चुनाव के दिन रिलीज होते हैं तो रिलीज करने वाले हो सकता है कि जो तृणमूल के दोस्त नहीं है। मैं ये भी मानता हूं क्योंकि तृणमूल इसको रिलीज करके तृणमूल का तो फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है, लेकिन ये पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी हो सकता है। लेकिन क्यों पीके ऐसे बोलेंगे जो पब्लिक हो सकता है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देखिए, आज लोकतंत्र में कहां क्या रिलीज होगा आप किसी को माना नहीं कर सकते हैं, कोई टेप कर सकते हैं, सोशल मीडिया में जा सकते हैं, तो इसीलिए इसका जो इम्पैक्ट आप कह रहे हैं इसमें इम्पैक्ट तृणमूल के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके लिए अगर इम्पैक्ट होता है, और पीके क्या बोले हैं वो डिनाई नहीं किए हैं, हाँ, पीके बोल रहे हैं कि कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस गलत है, पीके ये नहीं कह रहे हैं कि कंटेंट गलत है, वो कह रहे हैं कि इसको पूरा नहीं है तो पूरा कर दो। जिसने पीके अगर टेप नहीं किया, जिसने किए हैं और अगर होता है तो वो भी हमारे सामने आ जाए, लेकिन जहां तक आया है उसमें इट्स नॉट कॉम्प्लीमेंट्री फॉर ममता बनर्जी, बिल्कुल। सुपर्णा मोहित्रा नहीं हो सकता है, इसमें ममता बनर्जी का क्या भलाई हो सकता है? क्या भलाई हो सकता है सुपर्णा मोहित्रा जी? और संजय कुमार जी हंस रहे थे, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगी, लेकिन सुपर्णा मोहित्रा जी जरा ये बताइए ना, अब देखिए जो उन्होंने कहा है वो सामने है, अगर इसमें सच्चाई है, क्योंकि वो पत्रकारों से बात कर रहे हैं, उनके ऊपर वो दबाव नहीं है कि मैं पार्टी को फीड दे रहा हूं, वो पत्रकारों को ये बता रहे हैं, तो ये तो एक तरह का एक्सेप्टेंस है ना सर डिफीट का, ये तो एक तरह से कहना है कि उधर ज्यादा लोकप्रियता और उधर लोग जा चुके हैं। अंजना जी हाँ। 10 साल हम लोगों ने एक सरकार चलाया है और 10 साल 2 हिस्सों में, क्योंकि 2011 में पहली बार हम लोग जीत के आए थे, फिर दोबारा 2016 में चुनाव हुआ था, उसके फिर भी हम लोकतंत्र में लोगों के पास वोट मांगने के लिए गए, लोग हम पे विश्वास रखे और दोबारा 2016 में हमको सत्ता में वापस दे दी। नहीं आप समझे, मेरा सवाल नहीं समझे आप सर, मेरा सवाल नहीं समझे, आपको टोक रही हूँ, एक सेकंड आप ही जवाब दीजिएगा, मेरे सवाल को समझिए। मैं टीएमसी और टीएमसी की जीत के चांसेस पर सवाल नहीं कर रही हूँ आपसे, मैं आपके मेरिट पर सवाल नहीं कर रही हूं, मैं कह रही हूं आपके चीफ स्ट्रैटेजिस्ट ने पत्रकारों के सामने ओपनली ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा को स्वीकार कर लिया, मथुआ समुदाय का बीजेपी की तरफ झुकाव, दलित समुदाय का बीजेपी की तरफ झुकाव स्वीकार कर लिया। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आपके चीफ स्ट्रैटेजिस्ट, एक सेकंड सर सवाल पूरा होने दीजिए, जैसा जयंतोदा ने पहले भी कहा था कि टीएमसी में भी 2 खेमे हैं, कई लोग तो टीएमसी छोड़ के ही गए हैं, शुभेंदु अधिकारी से लेकर कितने लोग, उन सब ने हमें इंटरव्यू में यही बताया कि अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर की वजह से हम निकले हैं, सारे फैसले ये कोटरी ले रही थी, हमें कंसिडर नहीं कर रही थी। अब तो जो एंटी पीके ब्रिगेड है वो हावी होगा ना, वो बोलेगा देखिए क्या कर रहे थे, देखिए इनकी क्या सोच है, ये ममता के भक्त हैं या फिर बीजेपी के, मोदी जी के? हाँ अंजना जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। वो किस संदर्भ में, जयंतोदा ने भी अभी अभी कहा कि किस संदर्भ में उन्होंने ये कहा है कि वो पत्रकार से बात कर रहे थे, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि ये बातचीत मेरा नहीं है, कभी उन्होंने नहीं कहा। तृणमूल कांग्रेस भी नहीं कहा कि वो बातचीत उनका नहीं है, खाली उनका भी जो मांग है, हमारा भी वही मांग है कि अगर पूरा टेप चलाया जाएगा तो देखिएगा ये एक, जैसे एक एनालिस्ट कोई डिस्कशन करता है, कोई विश्लेषक जो डिस्कशन करता है, उस किस्म का ये डिस्कशन है, ये एक एकेडमिक, एक एनालिटिक डिस्कशन है,
और अगर उसको पूरा सुनेंगे तो पता चलेगा। उन्होंने तो ये नहीं, क्या आपने ये सुना कि वो कह दिया कि बने तृणमूल हार जाएंगे, इसके कारण हार जाएंगे। देखिए बार बार वो आज सुबह भी प्रशांत किशोर जी ने, अंजना जी, ये कहा कि बीजेपी को 100 सीट भी यहाँ पे मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो कौन सा मैं वार्ता उनका सीरियसली लूं, यही सीरियसली लेना चाहता हूँ कि 100 सीट हम लोग भी जानते हैं वो पार नहीं करेंगे अंजना जी। तो मैं आपके जरिए भारतीय जनता पार्टी को ये गुजारिश करता हूं, क्योंकि उन्होंने ये टेप रिलीज किया तो पूरा टेप वो रिलीज कर दे तो सबको समझने में आसानी हो। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हल्ला बोल में वापस लौटेंगे। तो ये जो ध्रुवीकरण पर बोला है प्रशांत किशोर ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि ध्रुवीकरण है, हिंदू अगर वोट है तो हिंदू वोट है, ये तमाम बातों पर यहीं से चर्चा आगे लिए चलेंगे, क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये बात तो नहीं हो सकती। ध्रुवीकरण को स्वीकारना और ये समझना कि क्या इसी ध्रुवीकरण के काउंटर पॉइंट में ममता बनर्जी चंडी पाठ से लेकर कलमा पढ़ती हुई स्टेज पर नजर आई। बड़ा लिंक्ड है पूरा मामला। आइए चर्चा की शुरुआत नए सिरे से करते हैं। प्रशांत किशोर जो एक वक्त पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम करते थे, एक स्ट्रैटेजिस्ट, एक एनालिस्ट डेटा का, वो कैसे धीरे धीरे राहुल गांधी से लेकर कैप्टन अमरिंदर, नीतीश कुमार, लालू यादव और फिर अब ममता बनर्जी के लिए इस बार के चुनाव में काम कर रहे हैं। उनका एक ऑडियो चैट लीक हुआ, दिखाइए जरा वो ऑडियो चैट, उसका टेक्स्ट देखकर आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल में लोकप्रियता को स्वीकारते हैं। इसमें वो कहते हैं वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है, यानी पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण को वो स्वीकार रहे हैं। ये तमाम फैक्टर्स दिखाते हुए जल्दी से आपके पास आते हुए मोइत्रो साहब, सुपर्ण मोइत्रो, ध्रुवीकरण का एक्सेप्टेंस, अब बाकी उन्होंने क्या कहा नहीं कहा इररेलेवेंट है, ये हिस्सा तो है ना जिसमें वो कहते हैं वोट है तो मोदी के नाम पर है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर है, वोट है पोलराइजेशन, और इसी के साथ वो क्या इसी वजह से स्ट्रैटेजी थी क्या चंडी पाठ, कलमा, ये सब करने की? आपका सवाल एक है लेकिन दो हिस्सों में शायद बटा हुआ है। एक है ध्रुवीकरण का बात आपने पूछा और दूसरा चंडी पाठ के बारे में आपने पूछा। पहले तो अंजना जी मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि आपके अनुष्ठान में आना हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि एक संतुलित तरीके से आप इस बातचीत को करवाते हैं, तो इसीलिए मैं आपका फिर से दोबारा एक बार नमन करता हूँ। एक दूसरी बात यह है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात है, किस विश्वास और किस विचारधारा के ऊपर खड़े होकर वो राजनीति करते हैं, ये बच्चा बच्चा इस देश में जानता है। ये कोई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कहने की कोई जरूरत नहीं। ये पहले कहते ना सर तो स्वीकारते भी आपकी बात को, ये पहले अगर आप कहते ना तो स्वीकारते भी। जब आप लोग ये समझाते थे कि धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए, धर्म को चुनावों से दूर रखना चाहिए, लेकिन अब अपर हैंड और वो नैतिक धुरी किसी की बची ही नहीं कि वो ये बात कह सके, इसलिए आप भी ये नहीं बोले तो बेहतर है, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी खुलकर अब मंचों से धर्म और धार्मिक अनुष्ठानों का इस्तेमाल किया है इन चुनावों में। इसलिए अब बस लड़ाई इतनी है कि कौन पहले हिंदू बन गया, कौन बड़ा हिंदू बन गया, कौन क्या कर गया। अब ये सब मामला पीछे छूट गया है। मुझे तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने आपसे पूछा था सर। सवाल का जवाब क्या स्ट्रैटेजी बनी बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन प्रशांत किशोर की वो बात जो उन्होंने जर्नलिस्ट से भी कही, ध्रुवीकरण की? नहीं, बिल्कुल नहीं अंजना जी, मैं आपको समझाता हूँ। बिल्कुल नहीं अंजना जी, आप अगर उस चीज को दोबारा देखेंगे, क्लिप को, जहाँ पे दीदी ये बात कह रही थी, जहाँ पे चंडी पाठ वो कर रही थी, अगर उस क्लिप को दोबारा देखेंगे तो वहां पे उन्होंने वो कहा कि देखो धर्म को राजनीति से दूर रखो। मैं भी एक हिंदू घर में मैं भी पैदा हुआ हूँ, लेकिन जो सरकार का कार्य प्रणाली है और मेरा जो व्यक्तिगत धर्म है उसमें बीच में कोई रिश्ता नहीं है। और दिखा कि मैं भी पूजा पाठ करके निकलता हूँ, और उसको कहने के लिए उन्होंने चंडी पाठ और ये चीज राजनीति का। विनोद जी एक सवाल पूछ रहे हैं, इसके बाद सौरभ सिकतर, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास जवाब लेने। विनोद जी, मोइत्रा जी ये बताइए कि जो हिंदू ध्रुवीकरण की बात हो रही है, तो हिंदू ध्रुवीकरण से घबरा करके या उसका मुकाबला करने के लिए ही आपने, तृणमूल कांग्रेस ने, ममता दीदी ने बंगाली अस्मिता के ध्रुवीकरण का कार्ड खेला है। तो ध्रुवीकरण तो दोनों तरफ से हो रहा है, फिर हिंदू ध्रुवीकरण और बंगाली अस्मिता का ध्रुवीकरण। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ सर, मैं आपको कह रहा हूँ कि देखिए दो चीज है इसमें। बात यह है कि ये जो कट्टरता, धार्मिक ध्रुवीकरण, विभाजन, ये राजनीति
भारतीय जनता पार्टी लगातार वो कर रही है। हम उस चीज में विश्वास नहीं करते हैं और बार बार हम लोगों ने कहा कि देखिए बंगाली कार्ड खेल रहे हैं कि नहीं, ये पूछ रहे थे विनोद जी। नहीं, बंगाली अस्मिता के बारे में मैं सर का जवाब दे रहा हूँ। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी, उनका इतना राजनीतिक दिवालापन है यहाँ पे नेतृत्व है बंगाल में कि उनका हर दिन प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और काफी बड़े बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री सारे काम छोड़ के वो बंगाल में ही पड़े हुए हैं, सारे काम चौपट करके यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो आप सीधे सारा समझ सकते हैं। ये सवाल पूछना अंजना जी, आ रही हूँ सौरभ जी, इधर आ रही हूँ सौरभ जी, फौरन आ रही हूँ। लेकिन सुपर्णो जी एक बात का जवाब आप नहीं दे रहे हैं और वो जब सवाल था बंगाली कार्ड का। एक सेकंड, बंगाल की अस्मिता के कार्ड का सुनिए, इस सवाल में दम है। क्योंकि अगर आप दूसरे पार्टी के नेताओं को कहेंगे कि टूरिस्ट गैंग है, बाहरी है, अगर केंद्रीय बल पर आप सवाल खड़े करेंगे तो सवाल है कि इसी देश का हिस्सा है ना। और इस देश में कोई नियम या कानून है क्या कि कोई केंद्रीय मंत्री जाकर वहां प्रचार नहीं करता? ये उनका तरीका है, ये उनका तरीका है। लेकिन हाँ, धर्म और बंगाली कार्ड दोनों के आधार पर ध्रुवीकरण की कोशिश दोनों पार्टियां करती रही। आ रही हूँ सर, सौरभ सिकदर का एक जवाब ले लूं, ब्रेक का टाइम हो रहा है, मुझे सबसे रिस्पांस लेना है। जयंत आ रही हूँ, सौरभ सिकदर। अंजना जी देखिए, जहां तक बंगाली अस्मिता का सवाल है, बंगाली अस्मिता ये जो कार्ड ममता बनर्जी खेलने का कोशिश किया था वो एकदम नाकाम रहा। क्योंकि बंगाली अस्मिता बीजेपी को क्या सिखाएंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाली नहीं थे क्या? हम किसी भी सभा समिति बैठक शुरू करने से पहले वंदे मातरम गाता है, लास्ट में जनगण मन गाता है। रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ था, वो लोग बंगाली नहीं थे क्या? तो बंगाली अस्मिता बीजेपी को नहीं सिखाना है। दूसरी बात तो आप तो खुद बता दिया कि बाहर से केंद्रीय मंत्री के नहीं आ सकते, तो भैया आप जसवंत सिन्हा जी को बुला रहे हो, बंगाल का रहने वाले हैं क्या? जया भादुड़ी जी का जन्म बंगाल में हुआ था क्या? कभी बंगाल में रहे क्या? 1-1.5 साल रहे होंगे जब वो कैरियर शुरू किए थे। तेजस्वी यादव आ रहा है, हेमंत सोरेन आ रहा है, तो आप भी तो बुला रहे हो ना। हम तो कभी उस पर सवाल नहीं उठा रहे। स्ट्रैटेजी पर तो सुपर्णो आप बोल सकते हैं कि इनके सारे मंत्री हमेशा चुनावों में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि यूपी जा सकते हैं और बंगाल नहीं जा सकते हैं, या तमिलनाडु जा सकते हैं, केरल नहीं जा सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये उनकी स्ट्रैटेजी बन गई है। 2 लाइन में अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे कंक्लूडिंग रिमार्क लूं। एक बार मौका दीजिए। बोलिए। अंजना जी, ये जो अंजना जी टूरिस्ट का बात आपने जो कहा, 2 दिन पहले सर्बानंद सोनोवाल जी प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में टूरिस्ट कहा जब वो असम जा रही थी, और अमित शाह जी भी राहुल गांधी के बारे में टूरिस्ट वाला शब्द इस्तेमाल किए कि वो दोनों आसाम में टूरिस्ट है, उनको जमीनी हकीकत के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। तो हम लोग कहे तो गलती और वो लोग कहे तो तगड़ा बोला सिकदर जी, आप ही जवाब दीजिए। अब ये चीज देख ले। देखिए हमारे टूरिस्ट उनके टूरिस्ट कैरेक्टरलेस। बात यह है कि राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी के ऊपर आसाम के परिप्रेक्ष्य में इसलिए बोला है कि वो लोग तो आसाम कभी जाते ही नहीं है चुनाव के टाइम छोड़ते। और आप देखिए हमारे सारे आपके मंत्री कितनी बार बंगाल जाते हैं? बंगाल आते जाते। अरे तो आपके मंत्री कितनी बार बंगाल जाते हैं 5 साल में? कितने बार आसाम गए थे चुनाव छोड़ के? ये सब कोई लॉजिक नहीं है सर। आपके मंत्री कितना जाते हैं बंगाल? सब तो इसी मौसम में हमारे तो सारे मंत्री पूरा साल आते रहते। देखिए ये जो चीज बहिरागत का जो आज तक ममता बनर्जी ने चालू किए थे, ये इसीलिए किए थे कि जैसे जैसे हमारे नेता आ रहे थे, मंत्री आ रहे थे, तो हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो साधारण वोटर थे, उसमें ऊर्जा आ गए थे कि भाई इस बार हम अपना वोट दे पाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने सारे मंत्री आ रहे हैं, तो कम से कम प्रशासन के ऊपर जो यहाँ का प्रशासन है, जो कभी निरपेक्ष नहीं थे, जो टीएमसी कैडर के तरह काम करते थे, उसके ऊपर दबाव बन रहे हैं। तो हमारे कार्यकर्ता इसमें एकदम उत्साहित हो गया और इसमें जब जमीन में उतरा तो तृणमूल समझे कि उसके जमीन खिसक रहे नीचे से। एक बार कंक्लूडिंग रिमार्क्स, सभी 4 एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और इनमें से 3 तो एकदम ही पत्रकार हैं और संजय जी सेफोलॉजिस्ट हैं, लेकिन फिर भी मैं ये आपसे एक सीधा सवाल करना चाहती हूँ जयंतोदा, चूंकि आप बंगाल में वहां से शुरू करते हुए 2-2, 3-3 लाइन में बस जवाब दीजिएगा, वक्त बहुत कम है। देखिए, क्या
एक ये भी अब बीजेपी का कहना है कि आज की हिंसा इसलिए ज्यादा की गई है ताकि ये जो प्रशांत किशोर का ऑडियो लीक हुआ है उसको दबाया जा सके। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वाकई आम वोटर तक ये रिकॉर्डिंग पहुंचेगी, वो इससे प्रभावित होगा? जयंत, देखिए, ये निर्भर करेगा बीजेपी के जो आईटी सेल है, बीजेपी का जो कैंपेन मैनेजर्स हैं, उस पर ये कितना गांव तक इसको ले जा सकते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कि नेशनल लेवल में पीके जितना पॉपुलर है, गांव में पश्चिम बंगाल में पीके इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। एक चीज और याद रखना पड़ेगा कि मोदी जी जितना पॉपुलर है, पैन इंडियन लीडर है, लेकिन बंगाल में ऐसे कोई बंगाली आइडेंटिटी है, ऐसे कोई जिले जिले में बीजेपी का लीडरशिप या ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी नहीं है कि 2 घंटे में आज चुनाव के दिन में पीके का ये जो वचन ये एकदम गांव तक ले जाए। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि पीके फैक्टर, लेकिन फैक्टर नहीं है ये भी बोलना नहीं चाहिए। अर्जुन सिंह जी जुड़ गए, जल्दी से 2 लाइन का एक कमेंट उनसे ले लेती हूँ। देखिए, अचार पर मामला यहाँ पर फिट बैठ रहा है, लेकिन यहाँ तो रसगुल्ला और ममता दी कह रही हैं कि उधर आप ढोकला खाओ, रसगुल्ला हम ही खाएंगे और दिल्ली वाले लड्डू यहाँ मत लाओ। लेकिन अर्जुन जी, ये जो ऑडियो टेप वाला कांड आ गया है, सवाल ये है कि आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 100 सीट से ऊपर आप नहीं जाएंगे, और इसी के साथ वो कह रहे हैं पूरा ऑडियो टेप रिलीज कीजिए। आपका रिएक्शन आप इस पर, चूंकि आप सांसद हैं। अर्जुन जी, देखिए, प्रशांत किशोर जी अपने ट्रैप में अपने फंस गए हैं। प्रशांत किशोर जी कब क्या कहेंगे, उनका जवाब हमें देना पड़े, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने यह कहा है, और लोगों के सामने भी, वो कई लोगों के सामने भी ये बात कह चुके हैं कि अब उनकी सरकार, हमारी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है और ममता बनर्जी की सरकार नहीं आ पाएगी, ये निश्चित है। तो अब प्रशांत किशोर जी, अब जब ऑडियो रिलीज हो गया तो अब उसको पीछे हटने की उनको जरूरत क्या है? अभी प्रशांत किशोर जी बोले थे कि 100, उस समय शायद उनको पैसा नहीं मिला होगा, अब पैसा मिल गया तो अब सही बात बोल रही है। चलिए, ये सब तो आपके आरोप हैं, लेकिन ये भी दिलचस्प है अर्जुन जी, गदगद हैं आप लोग क्योंकि आपके मन लायक बात निकली है, वरना प्रशांत किशोर की बातों का आप लोग कहाँ ख्याल रखते थे? दिन रात तो कोसते ही थे उनको। देखिए, हमारा कोई गदगद होने की बात नहीं है। हम एक सांगठनिक दल है, और आप चुनाव में, जिस बंगाल में 70 साल में कभी चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा ही नहीं था, वहां 5 साल में किस जगह पर हम पहुंच गए हैं आप देख ही रहे हैं। 19 में हमने 18 सीट जीता, अब हम प्रबल रूप से आगे बढ़ रहे हैं। हर दौर में हम बढ़त बनाए हुए हैं, और हमारी सरकार बनने के इस जो ये फेज है, इसमें हम मैजिक फिगर के बहुत करीब रहे हैं। तो हमारा कोई उनके कहने से हमारी सरकार बनेगी और नहीं बनेगी ऐसी कोई बात है। अर्जुन जी, एक ऑब्जेक्टिव टाइप लास्ट में यस नो वाला, और वो सवाल ये है कि आप क्या एनालिसिस में प्रशांत किशोर का दम मानते हैं, उनका लोहा मानते हैं, हाँ या ना? नहीं, कभी नहीं। तो फिर ये सब बातें क्यों इतनी पसंद आ रही हैं सर आपको? नहीं, उनका सारा जो कैलकुलेशन है जी, वो मुझसे सीखेंगे, मैं उनको सिखा दूंगा। क्या बात है, अर्जुन सिंह जी सीखेंगे तो चलिए पीके देख ही रहे होंगे, उनको पहुंचना चाहिए अर्जुन सिंह के द्वारे, लेकिन सिखा देंगे, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ, अभी बिहार से हैं, दोनों आदमी हम लोग समझा देंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लीजिए, हम सब बहुत लोग ज्वाइन करने के लिए तैयार रहेंगे। फिर उसका ऑडियो लीक होगा और फिर उस पर मुझे चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन ये अर्जुन जी, ये तो समझिए कि उन्होंने कहा कि मथुआ समुदाय, दलित समुदाय के लोग मोदी के साथ है, मोदी की लोकप्रियता ज्यादा है, ये वाली बात भी आपको लग रहा है उन्होंने गलत कह दी? नहीं, गलत जो सही बात है सही है। मोदी जी की लोकप्रियता मथुआ समाज की, हर समाज में है। हाँ। मोदी जी के मथुआ और नमोशूद्रों को क्यों ले रही है? आज राजवंशी हो, चाहे वो मजदूर इलाका हो, चाहे किसान जहाँ रहते हैं वो है, मोदी जी का डंका सर पे चढ़ के बोल रहा है सब जगह बंगाल में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अर्जुन सिंह। प्रशांत किशोर के ऑडियो टेप के लीक के बाद ये सियासी बवाल बंगाल में कि वो तो अभी से ही बीजेपी की जीत की बातें कर रहे हैं पत्रकारों के साथ। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।